शुभ संध्या मित्रों, मैं अंशुमन कुमार हिंदी साहित्य ऑनलाइन संसार में एक बार फिर पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगली कक्षा में हम लोग भारतेंद्र युग का 5वां भाग अध्ययन कर चुके हैं और उसमें हमने देखा पत्रकारिता के बारे में। सन 1868 ईस्वी में जब कवि वचन सुधा का प्रकाशन हुआ उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो आइए उसी के आगे हम यहाँ लिखा है, इस प्रकाशन के नए पत्रकारिता का जन्म नहीं हुआ अपितु अनेक प्रकार के निबंधों, आलोचनाओं, कविताओं का एक स्तर पर एक साथ प्रचारित करने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि जब कविवचन सुधा का प्रकाशन हुआ तो उनके कहने का तात्पर्य था एक ही पत्र से, एक ही पत्र में आलोचना, निबंध, कविताएं आज इन सब सारी चीजों के एक ही जगह समाहित करके एक ही पत्र में क्या कर दिया जाता था, प्रकाशन कर दिया जाता था। आइए उसी के आगे हम देखते हैं और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी त्रुटियां दिखाई दे आप लोगों को तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बता सकते हैं, उस त्रुटि का सुधार किया जाएगा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम क्लास की तरफ चलते हैं। मार्कर क्या हो गया? तो हम लोगों ने कविवचन सुधा के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो जहां से लिखे थे वहीं से फिर कंटिन्यू करते हैं। सन 1868 ईस्वी में भारतेंद्र ने सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु ने विद्या सुंदर नामक नाटक का अनुवाद किया। क्या किया? नाटक का अनुवाद किया। नाटक का अनुवाद किया। आगे बताया जाएगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र के कुल मिलाकर के अनुदित और मौलिक कुल 17 नाटक उन्होंने लिखा था। आगे उनकी चर्चा होगी। तो यहाँ 1868 ईस्वी में भारतेंद्र ने विद्या सुंदर नामक नाटक क्या किया? अनुवाद किया और यही समय था कविवचन सुधा के प्रकाशन का। तो आगे लिखिए। तथा इसी वर्ष बनारस थिएटर में क्या ना एचपी लाइट बनारस थिएटर का, ऐसा लिखते हैं, बनारस थिएटर का जन्म हुआ। एक तो ये मिल गया 1868 में भारतेंद्र ने विद्या सुंदर नामक नाटक का अनुवाद किया और इसी समय कविवचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन हुआ और इसी वर्ष बनारस थिएटर का क्या हुआ? जन्म हुआ। यानी थिएटर की शुरुआत कब हुई? बनारस थिएटर का जो है कि जन्म 1868 में, जिसमें शेक्सपियर का, जिसमें एक विदेशी साहित्यकार था शेक्सपियर का एक नाटक था, एजिक्योलाइट उसका नाम था।
जिसमें शेक्सपियर का नाटक शेक्सपियर का नाटक एजिक्योलाइट it एजिक्योलाइट इट नामक नाटक का मंचन हुआ। जिसमें शेक्सपियर का नाटक एजिक्योलाइट का मंचन हुआ। क्या हुआ? मंचन हुआ। यानी सन 1868 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविवचन सुधा नामक पत्रिका को निकाला और इसी समय बनारस थिएटर की स्थापना हुई या जन्म हुआ। और इसी थिएटर में शेक्सपियर नामक एक लेखक हैं, विदेशी लेखक, उनका एजिक्योलाइट नामक जो है नाटक का क्या हुआ? मंचन हुआ। और इसी का अभिनय बनारस थिएटर में प्रथम बार हुआ। और इसी का अभिनय बनारस थिएटर में पहली बार हुआ। यानी कि 1868 ईस्वी में भारतेंदु कविवचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और इसी समय बनारस थिएटर का जन्म हुआ। और इसी वर्ष विलियम शेक्सपियर नामक जो व्यक्ति का उसका एजिक्योलाइट नामक नाटक का मंचन हुआ और मंचन के साथ अभिनय बनारस थिएटर में हुआ पहली बार। चलिए आगे देखते हैं। भारतेंदु के परवर्ती काल में प्रायः, आगे लिखिए, भारतेंदु के परवर्ती केंद्र में प्रायः भारतेंदु के परवर्ती केंद्र में प्रायः काव्य के स्तर पर भारतेंदु के परवर्ती केंद्र में प्रायः काव्य के स्तर पर भाषातः माध्यम को लेकर एक विशिष्ट प्रकार का आंदोलन खड़ा हुआ। यानी कि भाषा को लेकर के, इसको लेकर के, भाषा को लेकर के एक विशिष्ट प्रकार का आंदोलन हुआ। स्तर पर भाषातः या भाषातः एक प्रकार का
विशिष्ट प्रकार के एक विशिष्ट प्रकार का आंदोलन हुआ। यानी भारतीय के परवर्ती केंद्र में प्रायः काव्य के स्तर पर भाषातः एक विशिष्ट प्रकार का आंदोलन खड़ा हुआ या हुआ। आंदोलन क्या किया गया? खड़ा किया गया। आंदोलन खड़ा हुआ। ठीक, यह सत्य है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने यह सत्य है कि भारतेंद्र ने काल चक्र में लिखा। क्या लिखा? हिंदी नए चाल में ढली। क्या लिखा? काल चक्र में लिखा था कि हिंदी सन 1873 हिंदी सन 1873 ईस्वी में नए चाल में ढली। नए चाल में ढली। ये पूछा गया था, सन 2016 में पूछा गया था कि हिंदी नए चाल में ढली कब? उसका समय 1873। और कहाँ लिखा गया था? काल चक्र में लिखा गया था। नोट कर लीजिए। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि काव्य रचना में प्रायोगिक किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि काव्य रचना के प्रायोगिक स्तर पर खड़ी बोली कि काव्य रचना पर खड़ी बोली अब पद्य में सन 1873 के आसपास लिखा जाने वाला काव्य रचना पर खड़ी बोली और पद्य में 1873 ईस्वी के आसपास लिखा जाने लगा। यानी भारतन के परवर्ती केंद्र का प्रायः काव्य स्तर पर भाषातः एक विशिष्ट प्रकार का आंदोलन खड़ा हुआ। कब? सन 1868 ईस्वी में। और यह सत्य है कि भारतेंद्र ने काल चक्र में लिखा कि हिंदी 1873 में नए चाल में ढली। किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि काव्य रचना पर खड़ी बोली और पद्य में 1873 के आसपास लिखा जाने लगा। आगे लिखिए।
रुक के चल रहा है। आगे लिखे, भारतेंदु ने 1881 ईस्वी में भारतेंदु ने 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में भारत मित्र के संपादक भारत मित्र एक पत्र हुआ करता था के संपादक रुद्रदत्त शर्मा, क्या नाम था उनका, रुद्रदत्त शर्मा के संदर्भ में लिखा है कि संदर्भ में लिखा है कि प्रचलित साध भाषा में कविता, प्रचलित साधु भाषा में कविता, प्रचलित साधु भाषा में कविता भेजी है। प्रचलित साधु भाषा में क्या है, कविता भेजी है, देखिएगा इसमें क्या कसर है। उन्होंने कहा कि देखिएगा कि इसमें क्या कसर है, देखिएगा कि इसमें क्या कसर है। और किस उपाय से इसको और भी सुंदर या अवलंब, और किस उपाय से अवलंब करने से इस भाषा में काव्य सुंदर को अवलंब से काव्य सुंदर उपाय के अवलंब से काव्य सुंदर बन सकता है। क्या है, काव्य सुंदर बन सकता है, काव्य सुंदर बन सकता है। इस विषय में सर्वसाधारण ही अनुमत प्राप्त होने पर, यानी इस विषय पर सर्वसाधारण की अनुमत पर सर्वसाधारण की अनुमत पर अनुमत ज्ञात होने पर आगे से ऐसा परिश्रम किया जाएगा कि, यानी कि अनुमत से आगे
ऐसा परिश्रम किया जाएगा, क्या किया जाएगा, परिश्रम किया जाएगा कि यानी कि भारतेंद्र ने 1881 में भारत मित्र के संपादक रुद्रदत्त शर्मा के संदर्भ में लिखा है कि प्रचलित साधु भाषा में, साधु मतलब अच्छी भाषा में कविता भेजी है, देखिएगा कि इसका क्या कसर है, इसमें कोई कमी तो नहीं रह गई है, कोई कसर तो नहीं रह गई है हमारे लिखने में, और किस उपाय के अवलंब से काव्य सुंदर बन सकता है, और इसमें क्या बढ़ा दिया जाए, और इसमें क्या बढ़ा दिया जाए कि काव्य और भी सुंदर बन सके। और इस विषय पर सर्वसाधारण की अनुमति से आगे ऐसा परिश्रम किया जाएगा कि तीन भिन्न छंदों में यह अनुभव करने के लिए तीन भिन्न छंदों का अनुभव करने के लिए तीन भिन्न छंदों का अनुभव करने के लिए मेरा चित्त इसमें संतुष्ट न हुआ। क्या हुआ? मेरा चित्त संतुष्ट न हुआ। उसने लिखा कि तीन भिन्न छंदों का अनुभव करने के लिए ही मेरा मन संतुष्ट न हुआ। मेरा मन क्या हुआ? संतुष्ट न हुआ। किसको लिखे? संपादक रुद्रदत्त शर्मा के संदर्भ में लिखा गया है। और न जाने क्यों ब्रज भाषा से मुझे इसके लिखने से साधु भाषा में इतना परिश्रम हुआ। यानी कि भारतेंद्र जी कविताएं जो है ब्रज भाषा में लिखा करते थे, तो ये लिखे हैं कि तीन भिन्न छंदों का अनुभव करने के लिए ही मेरा मन संतुष्ट न हुआ, और न जाने क्यों ब्रज भाषा में ब्रज भाषा में लिखने पर क्या हुआ? लिखने से मुझे इसके विशेष से लिखने में मुझे विशेष से क्या? विशेष से साधु भाषा क्या? साधु भाषा में इतना, यानी कि दूना, साधु भाषा में दूना परिश्रम करना पड़ा। दूना परिश्रम करना पड़ा। यानी कि भारतेंद्र जी कविताएं जो है कि उस ब्रज भाषा में लिखा करते थे। तो जब 1873 में हिंदी नए चाल में ढली, जब इन्होंने खड़ी बोली का जिक्र किया, तो कहने लगे कि हमको ये देश, यानी कि साधु भाषा मतलब अच्छी भाषा में हमको लिखने के लिए खड़ी बोली में, यानी ब्रज भाषा से दूना हमको मेहनत करना पड़ा। भारतेंद्र जी ने ऐसा कहा। किससे कहा? संपादक रुद्रदत्त, जो भारत मित्र क्या थे? संपादक थे। और भारतेंद्र ने
1881 ईस्वी में, कितना, 1881 ईस्वी में भारत मित्र के संपादक रुद्रदत्त शर्मा से कहा। नोट करिए। चलिए अब आगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग जानेंगे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म हुआ क्या, इनकी जीवन परिस्थिति कैसी रही, इनकी रचनाएं कौन कौन सी। आइए अब हम इन सब सारी चीजों पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अभी तक हमने पत्र पत्रिकाएं के बारे में पढ़ा, आधुनिकता की शुरुआत पढ़ा, छापे खाने के बारे में पढ़ा और खड़ी बोली का रूपांतरण कैसे हुआ, ये सब चीज़ों को पढ़ा। अब आइए भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी का समय माना जाए। इनको भला कौन नहीं जानता, जो कि आधुनिकता के आधुनिक युग के प्राणदाता माने जाते हैं। इनकी कौन सी रचनाएं थी, इन्होंने तमाम रचनाएं लगभग 70 रचनाएं की और कुल मिलाकर लगभग 17 मौलिक और अनुदित नाटक लिखे और कविवचन, बाला बोधिनी आदि नाम की इन्होंने पत्रिकाएं को निकाला और मुकुरियां लिखे और व्यंग्यात्मक तरीके से जो विरोधाभास उन्होंने प्रकट किया अपने देश के प्रति, जो हमारा देश गुलाम हुआ करता था, अपनी देश की जनता को जगाने के लिए साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से उन्होंने जो व्यंग लिखने का काम किया था वो शायद अद्वितीय है। तो ऐसे महान पुरुष के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं जिनका नाम बाबू भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म 1850 ईस्वी में कहाँ हुआ था, काशी में। इनका जन्म सन 1850 ईस्वी काशी में हुआ। कहाँ हुआ, काशी में हुआ। इनका जन्म सन 1850 ईस्वी में काशी में हुआ और इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था। और इनके पिता का क्या नाम था, इनके पिता का नाम गोपाल दास गोपाल चंद गिरधर दास था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था। गिरधर दास इनके पिता का क्या नाम था, गोपाल चंद गिरधर दास था। इनके भारतेंद्र हरिश्चंद्र का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद गिरधर दास था और इनकी माता का नाम सुलेखा था। और इनकी माता का क्या नाम था, और इनकी
माता का नाम सुलेखा था। क्या था? सुलेखा था। तथा एक चीज और हम कही है, तथा इनकी प्रेमिका, प्रेमो कह रहे हैं, प्रेमिका का नाम चंद्रिका। क्या? चंद्रिका था। माता का क्या नाम था? सुलेखा। और इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? चंद्रिका था। इन्हीं चंद्रिका के नाम पर हरिश्चंद्र चंद्रिका उन्होंने निकाला था। और ये उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। कौन से नाम से? रसा। और ये उर्दू में रसा उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। और इनके गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनके गुरु कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। इनको इन्होंने क्या माना था? गुरु माना था। और एक बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन संप्रदाय में? बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। ये बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। ये बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। कौन? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी। और अभी हमने जिक्र किया था सन 1868 ईस्वी में इनकी पहली रचना कौन थी? विद्या सुंदर, जो इनका अनुदित रचना है। इनकी पहली रचना सन 1868 विद्या सुंदर है। इनकी पहली रचना कौन थी? सन 1868 ईस्वी विद्या सुंदर। इनकी पहली पत्रिका कविवचन सुधा। और इनकी पहली पत्रिका इनकी पहली पत्रिका 1868 में जो निकाली थी, सन 1868 ईस्वी में कविवचन सुधा। इनकी पहली पत्रिका कौन थी?
कविवचन सुधा। अब भारतेंद्र का प्रथम संपादित सभा कविता संवर्धनी जो 1870 ईस्वी में, भारतेंद्र का प्रथम, मिटा दीजिए, देखो कितना सुना, 40। इनकी पहली संपादित सभा 36 हुआ। इनकी प्रथम संपादित सभा, इनकी प्रथम संपादित सभा 1870 ईस्वी कविता संवर्धनी थी। कौन सी? कविता संवर्धनी। इनकी प्रथम संपादित सभा 1870 ईस्वी में कविता संवर्धनी सभा थी। अच्छा, और पहली रचना खड़ी बोली में, इनकी प्रथम खड़ी बोली में रचना फूलों का गुच्छा। इनकी पहली खड़ी बोली में, खड़ी बोली में रचना थी फूलों का गुच्छा। क्या? फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा। फूलों का गुच्छा। इनकी पहली खड़ी बोली में रचना कौन थी? फूलों का गुच्छा। अच्छा, और ये उर्दू में रचना करने के लिए रसा उपनाम से आगे हम लिखा चुके थे कि उर्दू में जब रचना करते थे तो अपना एक उपनाम रखे थे। कौन सा नाम था? रसा उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखा करते थे। और इस चलन को आगे बढ़ाने का कार्य कौन किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया। कौन? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने इस चलन को आगे बढ़ाने का काम किया। तो लिख लीजिए, और इस चलन को आगे बढ़ाने का कार्य, आगे बढ़ाने का कार्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन व जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया।
यानी इस चलन को आगे बढ़ाने का कार्य बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर और जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया। ये खड़ी बोली को आगे बढ़ाने का काम किन लोगों ने किया? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर और जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन दोनों महान विभूतियों ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। अच्छा, बद्री नारायण प्रेमघर भी अपना एक उपनाम रखे थे और भारतेंद्र हरिश्चंद्र रसा नाम से करते थे। और जगन्नाथ दास रत्नाकर, इन्होंने अपना भी उपनाम रखा था। ये जकी उपनाम से कविताएं लिखा करते थे, तो इसको भी लिख लीजिए। क्योंकि भारतेंदु रसा और प्रेमघन अब्र और जगन्नाथ दास रत्नाकर जकी उपनाम से, उसको देखो जी, लाइट जकी उपनाम से उपनाम का प्रयोग करते थे। जकी उपनाम का प्रयोग करते थे। तो मित्रों, आज की क्लास हम यहीं पर रोकते हैं और कल क्लास फिर यहीं से अब इनके बारे में विस्तृत रचना किया जाएगा। इनकी जितनी रचनाओं के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो आज बस इतना ही। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय हिंदी।